नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन एवं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन एवं गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पूरा जो हमारा आज की क्लास है वह पूरे 90 अंक की है। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो फ्रेंड्स, वह जो वैज्ञानिक थे वो थे बंडूरा और वाल्ट्स ने किया था। तो फ्रेंड्स, अपन को किसमें क्लिक करना है? ऑप्शन नंबर डी, बंडूरा और वाल्ट्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, विकास का कथन जो होता है उसके संदर्भ में बोल रहा है, उसके संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह विकास के संबंध में निम्नलिखित कथन में से ऑप्शन नंबर सी जो है वह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उच्च स्तर के बालक की विशेषता क्या नहीं होती? पहला ऑप्शन है कार्य को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है तो वह है डेटिंग करना। जो डेटिंग करना होता है वह उच्च स्तरीय जो प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उनकी विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। ये जो कार्यों को शीघ्र करना यह विशेषता है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना यह भी विशेषता है, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना यह भी विशेषता है, डेटिंग करना जो है वह विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, द्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांटकर खेलते हैं, इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा अपने जो खिलौने होते हैं उनको एक दूसरे से मिल बांटकर खेलते हैं, तो यह समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो इससे किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो फ्रेंड्स, इससे जो है वह एकता एवं सहयोग की भावना का जो है वह समाजीकरण की प्रक्रिया, एकता एवं सहयोग की भावना का जो है वह विकास होता है। एक दूसरे के साथ मिल बांटकर खेलने से जो है एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? फ्रेंड्स, वह अवस्था कौन सी होती है जब बच्चा किसी वस्तु को पहचान भी लगने लगता है और उसमें विभेद उत्पन्न करने भी लगता है? तो वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा वस्तुओं को पहचानने भी लगता है और उनमें डिफरेंट अलग अलग भी करने लगता है, विभेद भी उत्पन्न करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो फ्रेंड्स, पियाजे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी बच्चे में नए विचारों का समावेश करना, नए विचार उसके जीवन में प्रवेश करना, उसके विचारों में प्रवेश करना, नए विचार, उसे हम क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम सात्मीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में स्वाभाविक है कि अभी हम बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो वह बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो फ्रेंड्स, यह जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि हमको बालक को सभी संबंधों पर, सभी ज्ञान पर हमको अवगत कराने पर जोर देना चाहिए, किसी एक पर नहीं, सभी चीजों पर हमको उस पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारा नौवां क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो फ्रेंड्स, इसका एक अपना जो आपको पता है कि इसका एक सूत्र होता है जिसमें हम IQ
इक्वल मानसिक आयु अपॉन क्रा बालक की जो आयु होती है वो इंटू 100। तो फ्रेंड्स इस सूत्र के माध्यम से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अपने पास जो है मानसिक आयु कितनी है, आई क्यू इक्वल होगा मानसिक आयु 15/18 इंटू 100। तो फ्रेंड्स 18 से हम काट देंगे तो 6.666 कुछ होगा, और इसका इंटू करेंगे तो 120 अपना आएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वह 120 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो फ्रेंड्स किस कथन से, तो फ्रेंड्स वह कथन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो अपने ऑप्शन नंबर 1 है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, इससे भी हमको पता चलता है। सेकंड है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, यह भी सही है। और तीसरा है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो फ्रेंड्स इससे भी हम जो है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, अगर अपन को आकलन जो पढ़ाते हैं उसको उपयोगी बनाना है, रोचक बनाना है, तो फ्रेंड्स हमें जो है शिक्षक अगर है तो उसको जो है शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जो कक्षा में हम पढ़ाते हैं उसको उपयोगी हम रोचक साबित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो फ्रेंड्स चिंतन की दृष्टि से बोल रहा है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो क्या सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या होता है, तो होता है तार्किक चिंतन। सर्वश्रेष्ठ चिंतन जो होता है उसे हम तार्किक चिंतन को सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स अपने को देखना है, चारों अपन को ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन है स्त्रियों का हस्तक्षेप पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पुरुष सुझाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा है पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो फ्रेंड्स अपन को बताना है कि कौन सा जो कथन है वह अपना सत्य है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों का हस्तक्षेप पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल जो है राइट कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपन को अगर सावधानी आकलन की प्रक्रिया में शिक्षक जो होते हैं वह सावधानी बरतते हैं। अगर इस दौरान हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा कार्य जो है वह सबसे निम्नलिखित में से इस दौरान कौन सा कार्य जो है वह करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपन कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो वह होता है शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। जो भी वह कार्य करते हैं तो उसका फीडबैक बताओ कि इनका कार्य कैसा रहा, तो वो और जो आगे कार्य हैं उनके और अच्छे तरीके से वह कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है व्यक्तिक विभिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो वह गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मूल्यांकन करना है अपन किसी भी शिक्षार्थी का तो सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे बेहतर तरीका होगा ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। उनको ग्रेड दे देंगे, ए बी सी जो चलता है वह ग्रेड के आधार पर जो है हम बेहतर तरीका इसको मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति जो होती है यह कौन सी अवस्था की ओर संकेत कर रही है, तो फ्रेंड्स यह जो है वह शैशु अवस्था की ओर जो है वह संकेत कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर सी अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना जो यह है ऑप्शन नंबर सी वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मतलब अध्ययन जो अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है, अपन को उसको बाल केंद्रित बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो फ्रेंड्स उसे सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता
के समान जो है सभी बालकों के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसी भी उसी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? तो फ्रेंड्स अगर हम दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं हम अपनी कक्षा में, तो किस छात्र को सबसे कम लाभ होगा? तो वह जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो अधिक प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनका जो है इसका जो है कम लाभ होगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही उन चीज़ के बारे में पता रहता है। तो जो है जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उन छात्रों को जो है वह कम लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है शिक्षार्थियों में? तो फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना जो है सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो मतलब प्रत्येक शिक्षार्थियों को हम उनकी प्रतिभा, जो भी उनकी में एक निश्चित प्रतिभा होती है, सभी में कोई ना कोई एक खास बात होती है, प्रतिभा होती है, तो उनको अवसर उपलब्ध कराना, उनको प्रश्न पूछने का अवसर देना क्लास में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स वह जो है वह कार्ट लेविन द्वारा जो है वह प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स शिक्षक अधिगम के अंतर्गत पूछा है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना ही शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है? तो फ्रेंड्स किसी बालक के तर्क के आधार पर अगर अपन को सोचना है, सोचने की क्षमता के विकास के लिए कौन सा जो है कथन जो है वह आवश्यक तत्व है? तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वह आएगा, भाषा संप्रेषण में निपुणता। अगर अपन को बालक के तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता में विकास करना है तो उसकी जो है आवश्यक तत्व जो होता है वह है भाषा संप्रेषण में निपुणता में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन, समाधान की अंतर्दृष्टि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर प्रयोग उल्लेखनीय है? तो फ्रेंड्स वनमानसों पर प्रयोग किसने किया था? तो वह कोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो फ्रेंड्स वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो वह धनात्मक प्रतिरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो फ्रेंड्स कौन सी हो सकती है? अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो इस सिद्धांत से अपन को क्या मिलता है, यह इस सिद्धांत अपने लिए क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि इस सिद्धांत से जो है शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है, इसलिए जो है यह सिद्धांत उपयोगी साबित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा का अपन शामिल कर रहे हैं तो किन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है? तो वह सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को जो है वह शामिल कर सकती है। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा को शामिल करने के उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो फ्रेंड्स वह किसका उद्देश्य प्राप्त करती है? तो फ्रेंड्स वह सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों के जो है शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। मतलब सबसे अक्षम विद्यार्थी होते हैं, पिछड़े विद्यार्थी होते हैं, अगर हम समावेशी शिक्षा को शामिल करते हैं तो ये सभी जो है पिछड़े विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो इनको हम एक समान शिक्षा जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो अपना जो है ऑप्शन नंबर डी वह करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित, तो फ्रेंड्स पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता जो है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। तो फ्रेंड्स प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर किसे माना जाता है? तो वह जॉन डीवी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का कि हवा एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है,
कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम ध्रुवीय बवंडर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को लगभग पता होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वह क्षोभ मंडल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो फ्रेंड्स वह कौन सा मंडल होता है? तो फ्रेंड्स वह जो होता है वह समताप मंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, जब जल वाष्प वायुमंडल में अपेक्षित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जब जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर द्रव के रूप में गिरती है, मतलब जो पानी गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम वर्षा कहते हैं। तो वाष्प के ऊपर जाता है, फिर वह संघनित होकर ठंडा होकर जो है वह पृथ्वी पर पानी के रूप में गिरता है। तो फ्रेंड्स उसे हम वर्षा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा सागर है? तो फ्रेंड्स वह जो है वह सागर जो है वह भूमध्य रेखा सागर है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? तो फ्रेंड्स मृत सागर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स मृत सागर ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम मृत सागर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा लवण जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वह महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है, 71% पृथ्वी का जल ढका हुआ है। तो फ्रेंड्स 71% पृथ्वी का जल काय से ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स 71% जो है पृथ्वी का जल जो है वह पृथ्वी का तल जो है वह जल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवर्त किया जो है लगभग। तो फ्रेंड्स महासागर पृथ्वी में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स वह 1.4, जो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवर्त किया जो है लगभग 1.4 अपन आवर्त किए गए हैं लगभग। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें 3/4 आएगा, सॉरी 3/4 भाग जो है वह आवर्त किया गया है लगभग। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवर्त किया गया है जो 3/4 है लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 0.65% जो है वह जल पीने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो वह कौन सा महासागर है? तो फ्रेंड्स वह जो महासागर है वह हिंद महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। तो फ्रेंड्स गोवा का दक्षिणी पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो वह मालबार कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट को हम मालाबार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, झूम की खेती होती है। तो फ्रेंड्स झूम की खेती कहां पर होती है? तो फ्रेंड्स झूम की खेती जो होती है वह मेघालय में होती है। तो काय में होती है? क्वेश्चन पूछा गया है कि झूम की खेती कहां होती है, तो वह मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स लावा द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी जो होती है उसका निर्माण जो है वह लावा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो फ्रेंड्स किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत के जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो फ्रेंड्स मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मतलब कार्य के रूप में अगर शुष्क मिट्टी की विशेषता देखा जाए तो उस मिट्टी में जो है लवण सांद्रता जो है वह अधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसे करने से उनके खेतों की मृदा में क्या होगा? तो फ्रेंड ऐसे करने से जो है उनकी जो खेतों की मृदा जो है वह बंजर हो जाएगी। अधिक मात्रा में जो है
उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करके वह धान की फसल उगा रहा है तो उसकी जो मिट्टी जो है वह मृदा जो है खेत जो है वह बंजर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से रबी की फसलें हैं। तो फ्रेंड्स रबी की फसलें कौन सी आती हैं? तो वह है चना गेहूं जो है रबी की फसलें के अंतर्गत आती है। खरीफ की फसलें धान है, इस टाइप की फसलें जो खरीफ की फसल आती है। रबी की फसलें चना एवं गेहूं आती है। 19वां क्वेश्चन, किस मृदा में जल धारणा क्षमता अधिक होती है? तो फ्रेंड्स किस प्रकार की मिट्टी में जो है वह जल धारणा क्षमता जो है वह अधिक होती है? तो वह चिकनी मिट्टी में। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारणा की क्षमता जो है वह अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स वह है हार्टिकल्चर। जो हार्टिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो है हम उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसके अंतर्गत किया जाता है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है उद्यान कृषि का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो फ्रेंड्स बागवानी के लिए तो वर्मी कंपोस्ट, बागवानी के लिए जो है हम उपयोग करते हैं नॉर्मली तौर पर, वह वर्मी कंपोस्ट जो है उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो फ्रेंड्स कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो वह कहां पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स वह जो है वह एंडीज में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड्स हिमानी द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ हिमानी द्वारा? तो वह है यू आकार की घाटी का जो है निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो फ्रेंड्स भारत में बोल रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वह क्या है? तो वह है माउंट K2 जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से अपने को चुनना है कि सबसे जो है सही कथन कौन सा है माउंट एवरेस्ट के बारे में। पहला ऑप्शन है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 189,000 मीटर है। दूसरा, यह भारत का भाग है, इसकी चोटी जो है वह 9,850 मीटर है। तीसरा है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 है। डी ऑप्शन है, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका तो करेक्ट आंसर आएगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की लंबाई 8,900 मीटर है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है यह माउंट एवरेस्ट के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट का एक भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम नेपाल, माउंट एवरेस्ट एक भाग किसका है? तो वह नेपाल का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ऊंचा पठार जो है किसे माना जाता है? तो वह तिब्बत का पठार को जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से खालिस्तान ऊंचाई पर है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? तो फ्रेंड्स इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर की ऊंचाई है समुद्र तल से। तो अपन को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिक तक भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है? तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र में होती है? तो वह हिमालय के क्षेत्र में जो है वह अधिकतर जो है भूस्खलन की घटनाएं होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा मरुस्थल का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान दिया था। तो फ्रेंड्स चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान जो है वह किस गणितज्ञ ने दिया था? तो डेवी व लेविन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वह बेंजामिन पियर्स का कथन है कि जो है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष जो है वह निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के अधिकांशतः प्रत्यय को जटिल माने जाने का कारण है। तो फ्रेंड्स गणित सभी को जटिल लगती है, तो वह क्यों माने जाते हैं, जाने का कारण क्या है। तो प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण जो है वह अमूर्त है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, किस गणितज्ञ ने कहा है। तो फ्रेंड्स वह किसने कहा है, तो वह हागबेन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि गणित का जो संबंध होता है, सबसे अधिक जो संबंध होता है वह किससे होता है, तो वह विज्ञान से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं गणित विषय में आर्ट से क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स आर्ट नहीं, मतलब एक प्रकार का ये ऐसा साइन होता है ऐसा, तो इससे क्या अभिप्राय है, तो यह एक प्रकार का थीटा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे थीटा कहा जाता है। आर्ट से क्या अभिप्राय है, तो यह थीटा का साइन होता है। तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली आर्ट नहीं होता है, ये ऐसा साइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, उसे ही हम थीटा कहते हैं। तो ऑप्शन गणित की भाषा में इसे हम थीटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है कि गणित में अनंत को दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स गणित में अनंत को कैसे दर्शाया जाता है, तो वह इन्फिनिटी कहते हैं अनंत को, तो वह इस प्रकार से जो है वह दर्शाया जाता है। इस प्रकार से जो है अनंत को, इन्फिनिटी को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स गणित के नियम और निष्कर्ष किस प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ए व बी दोनों होते हैं। तो फ्रेंड्स गणित के जो नियम और निष्कर्ष जो होते हैं वह वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नौवां क्वेश्चन है गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स गणित में जो है विभिन्न शाखा होते हैं, उनका एक दूसरे का संबंध जो है वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उसे ही हम क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। एकिक सहसंबंध नहीं कहते, प्रासंगिक नहीं कहते, व्यवस्थित नहीं कहते। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन है रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है। तो फ्रेंड्स रेखा गणित और तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है, तो वह निकटता का संबंध जो है वह स्थापित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो फ्रेंड्स किसका कथन है, तो फ्रेंड्स यह जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कथन जो है वह लेविन-तज मनोवैज्ञानिक का है, गणितज्ञ का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स जैन साहित्य की किन कृतियों में जो है वह गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह है सूर्य प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति जो साहित्य थी, इनके अंतर्गत जो है हमको गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला। तो फ्रेंड्स ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला, तो फ्रेंड्स उन्होंने जो है वह 20 क्रियाओं पर जो है वह उन्होंने प्रकाश डाला। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है नरसिंह बापू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तकों में किस उपविषय को स्थान दिया। तो फ्रेंड नरसिंह बापू जो देव शास्त्री थे उन्होंने अपनी पुस्तकों में किसका उपविषय को स्थान दिया, तो उन्होंने जो है वह ये सभी रेखा गणित, शयनवाद, अंक गणित, ये जो चीजें थी इन सभी को जो है उन्होंने अपने उप विषय पर स्थान दिया। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है सांख्य पुस्तक कितनी जिल्दों में है। फ्रेंड्स जो सांख्य पुस्तक जो है वह कितनी जिल्दों में है, तो कितनी जिल्दों में है, तो फ्रेंड्स वह 4 जिल्दों में है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16वां क्वेश्चन है श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें 2 प्रकार से पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है बीज गणित के उप विषय के आचार्य कौन थे, तो वह श्रीधर आता है। अब पूछ ले श्रीधर जो है वह किस उप विषय के आचार्य थे, तो वो किस विषय के थे, तो वह बीज गणित के उप विषय के आचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं के नाम देना ही गणित है, यह किसके द्वारा परिभाषित है। तो फ्रेंड्स यह जो है कथन वह हेनरी पायंकर के द्वारा परिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा।
18वां क्वेश्चन है बर्थलाट ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना है। तो फ्रेंड्स बर्थलाट जो थे गणित को जो है वह किस प्रकार का उपकरण माना है, तो वह भौतिक, गणित को जो है भौतिक प्रकार का उपकरण माना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित है। तो फ्रेंड्स गणित में जो है ज्ञान जो है वह ये सभी प्रकार से जो है निहित है, स्पष्ट भी है, तार्किक भी है और क्रमबद्ध भी है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है अंकगणित का संबंध है। तो फ्रेंड्स अंकगणित का संबंध किससे किससे होता है, तो पहला तो है रेखाओं से होता है, दूसरा जोड़ व वर्गमूल से होता है। सॉरी, अंकगणित का संबंध जो है जोड़ व वर्गमूल से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स गणित शिक्षण क्यों उपयोगी होता है अपनी लाइफ में, तो फ्रेंड्स वह जो है उपरोक्त सभी कार्यों के लिए, सामाजिक, भौतिक और बौद्धिक, ये तीनों चीजों के लिए जो है वह गणित जो है उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो फ्रेंड्स गणितीय संचारण किस चीज का उल्लेख करता है, तो गणितीय विचारों को सहमति और संगठित करने की क्षमता जो है गणितीय संचारण जो है इस चीज का उल्लेखित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है किसने कहा है, तो यह हागबेन ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है गणित विज्ञान है। तो फ्रेंड्स गणित विज्ञान है तो इसका मतलब क्या होगा, गणित विज्ञान है तो किसका विज्ञान है, तो वह गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो होता है एक प्रकार का गणनाओं का विज्ञान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर जो एक गणित का महत्व जो होता है क्या होता है, तो वह मानसिक होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है, तो वह मानसिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो वह कहां पर होता है सर्वाधिक उपयोग मनुष्य के जीवन में, तो वह सामाजिक क्षेत्र में जो है वह सर्वाधिक उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है गणित की प्रकृति है। तो फ्रेंड्स गणित की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार होती है, तो वह तार्किक होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है हस्तपरक, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां हैं अथवा संदर्भ खालिस्तान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो फ्रेंड्स यह किस प्रकार के संदर्भ को दर्शा रहे हैं, तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन अध्यापक विज्ञान पेडागोजी का मुख्य केंद्र है। तो फ्रेंड्स अध्यापक विज्ञान पेडागोजी का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है, तो वह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को जो है अध्यापक विज्ञान पेडागोजी का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स अगर अपन को एक अच्छा गणितज्ञ बनना है तो उसमें क्या जरूरी होता है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यही जो होता है गणितज्ञ के लिए सबसे उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे गणित पेडागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।